गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले। जी सर। सर, आई हैव completed my graduation in 2019. Then I have completed my post graduation MSc chemistry in 2021 and that was in specialization in organic chemistry. फिर उसके बाद सर मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में था तो इसलिए मैंने अपनी बीएड कंप्लीट करी सर। एंड दैट आई हैव कंप्लीटेड इन 2024। इसी के दौरान अपने सेकेंड ईयर में सर मैंने एच टेट टीजीटी और एच टेट पीजीटी दोनों क्लियर किए हैं और अपने सी टेट के एग्जाम जो सेंटर लेवल के टीचिंग एग्जाम है वो मैंने दोनों कंप्लीट किए क्लियर किए हैं सर। और मैंने पंजाब का भी जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सर वो भी क्लियर किया। नेट क्या आपका नेट और क्वालिफाइड है? जी सर, मेरा नेट क्वालिफाइड है सर। तो नेट जेआरएफ है आपका? आपके पास नेट जेआरएफ है? जी सर, मेरे पास जेआरएफ है सर। तो आप अभी जॉब क्यों चुनना चाह रहे हैं? आप रिसर्च क्यों नहीं कर रहे? आप पीएचडी क्यों नहीं करना चाहते? सर, ऐसा नहीं है कि मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा टीचिंग और रिसर्च दोनों में इंटरेस्ट है सर। पर फाइनेंशियली अभी सर मैं थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करने के से टीचिंग सेक्टर तो मेरा इंटरेस्ट है ही, तो उसके साथ साथ फाइनेंशियली भी अपनी फैमिली को हेल्प कर सकूं सर, इसलिए मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। टीचिंग आपका मतलब जैसे कि पेशा है, या फिर आप इकोनॉमिकल कंडीशंस को बेहतर करने के लिए टीचिंग करना चाह रहे हैं? इन दोनों में से नहीं किसको सर, फर्स्ट, अगर क्या फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी आपकी? अगर मैं प्रायोरिटी बोलूँ सर, टीचिंग मेरा पैशन है सर। मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों चीजें पसंद है सर। और अपना जो एक्सपीरियंस है सर वो शेयर करना और उसमें उसमें गेन भी करना, ये दोनों मुझे चीजें पसंद है सर। कल को आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और सरकार ये बोलती है कि हम आपको 1 साल तक सैलरी नहीं देंगे, तो क्या आप टीचिंग कंटिन्यू करेंगे? जी सर, मैं जरूर टीचिंग कंटिन्यू रखना चाहूंगा सर इसमें। उस दौरान तो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो जाएगी, फिर कैसे मैनेज करेंगे? सर, उस दौरान अगर देखा जाए सर तो और सोर्सेज भी हो सकते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि अगर आप अभी तो सर ये रूल है कि टीचिंग के साथ आप अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं कर सकते, बट अगर उस तो हमें ये कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट मिलेगा सर। लेकिन जो मेरा पैशन है सर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा कभी भी। ओके। जैसे आपको ऐसा नहीं लगता कि जो रिसर्च एंड टीचिंग टोटली डिफरेंट है, दो अलग अलग पाथ है बिल्कुल? नहीं सर, मैं इस चीज को नहीं समझता सर, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर कि जो हमारी स्कूल एजुकेशन है सर उसको रिसर्च के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि सर जो 11th 12th या 9th 10th का बच्चा है ना सर, उसमें उस टाइम वो चीजें है ना जागृत होती है सर कि रिसर्च की तरफ जाना उसको पता ही नहीं होता। तो अगर हरियाणा गवर्नमेंट की इस तरफ कुछ कदम उठाए और कुछ ऐसे स्कीम्स लेके आए, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आज के टाइम पे, तो उनका सर कोई विजिट करवाए, उनके काम के बारे में बताए कि क्या क्या रिसर्च हो रही है, नहीं नहीं, तो उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है सर। तो हम नेशन के लिए एक अच्छे साइंटिस्ट भी तैयार कर सकते हैं स्कूल लेवल से स्टार्ट करें तो। आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है एक पीजीटी, एज ए पीजीटी केमिस्ट्री, और आप 12th क्लास को टीच कर रहे हैं। वहां पे आप बच्चों को रिसर्च से जुड़ने के लिए क्या डेली लाइफ का एग्जांपल, क्या लेटेस्ट रिसर्च के बारे में बताना चाहेंगे? कोई ऐसा एग्जांपल जिससे कि बच्चे का रिसर्च में इंटरेस्ट बने। जी सर। सर, एक्चुअली अगर मैं अगर एक्सपेरिमेंट बेस्ड पे बताओगे छोटी क्लास 9th क्लास के बच्चों को, जैसे हम सर जैसे केमिस्ट्री तो हर जगह इन्वॉल्व है सर, कहीं पे भी जैसे हम रनिंग कर रहे हैं तो हम क्या हमें ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा में चाहिए सर, जो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गया हमारी सारी बॉडी में फ्लो होती है सर। नॉर्मल चलते हैं तो कम चाहिए सर, तो उसको मैं कनेक्ट करके बता सकता हूँ। दही जमाते सर जो हर घर में होता है, तो उसमें कर्ड में सर कौन सा बैक्टीरिया काम करता है जो उसको एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है सर कि वापस नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों से कनेक्ट करके मैं उनको बता सकता हूँ सर। मेडिसिनल में मैं अपना जैसे ड्रग्स होते हैं सर डिफरेंट टाइप के, जैसा सिस्प्लेटिन होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कनेक्ट कर सकते हैं हम उसको, तो वो जैसे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज करी जाती है, तो इन सब चीजों को बता सकते हैं सर। एक स्कूल टीचर जो कि 9th से 12th यानी कि पीजीटी, और एक यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों के टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है? जी सर। सर, जो एक स्कूल टीचर है सर जिसके लिए हमें बीएड भी करवाई जाती है, बैचलर इन एजुकेशन सर, उसमें हमें बताया जाता है सर कि स्टूडेंट से कैसे कनेक्ट करके पढ़ाया जा सकता है। 9th 10th का बच्चा सर इतना मैच्योर नहीं होता जितना कॉलेज टाइम का बच्चा मैच्योर होता है सर। तो उनको एक वहां से हमें ट्रेनिंग मिलती है कि बच्चे को कैसे डेली लाइफ रियल प्रॉब्लम से हम डील करते हैं सर, उनको इस तरीके से पढ़ाया जाता है। बट जो कॉलेज के बच्चे हैं सर वो थोड़े मैच्योर होते हैं सर, उनको कुछ चीजों पढ़ के भी आ चुके हैं 11th 12th से,
तो उनका इतना नीचे से स्टार्ट नहीं करना पड़ता हमें, उसको हम हायर लेवल तक लेके जा सकते हैं और रिसर्च से जोड़ सकते हैं सर डायरेक्टली। आपने जैसे कि बोला यहाँ पे कि जो पीजीटी होते हैं उनका टीचर्स के साथ इंटरेक्शन अच्छा होता है, तो क्या जो कॉलेज में प्रोफेसर बच्चों होते के हैं, साथ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं, उनका इंटरेक्शन अच्छा नहीं होता स्टूडेंट से? नहीं, अच्छा होता है सर, डेफिनेटली अच्छा होता है सर, वो वेल क्वालिफाइड होते हैं सर, रिसर्च एक्सपीरियंस होता है सर। मैं कहता हूँ सर कि जो मैच्योरिटी लेवल है ना सर, वो 9-10 के बच्चों में उतना नहीं होता जितना कॉलेज, क्योंकि उन्होंने सर 4 साल ज्यादा जिया है सर जिंदगी को, और देखा, करीब से देखा सब्जेक्ट्स को भी, केमिस्ट्री को भी, अगर वो ऑप्ट करते आगे जाके, तो सर उस लेवल पे जाके इसीलिए हमें बीएड करवाई जाती है सर, कि हम अच्छे से कनेक्ट कर पाए, वो भी अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं सर, बट पीजीटी लेवल के टीचर को सर ज्यादा नीड होती है। ओके। आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है जो कि अभी 12th केमिस्ट्री तक पहुंच गया है, यानी कि 12th क्लास तक पहुंच गया है, लेकिन आपने उसको पढ़ाने के दौरान या फिर स्टूडेंट को भी ऐसा लग रहा है कि मेरे तो 8th 9th 10th के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, अभी आपको साथ में जी उसको सर। 12th की भी तैयारी करवानी है, तो उस बच्चे को आप मतलब, एक तो होता है कि ठीक है पास हो गया, लेकिन एक होता है कि उसको केमिस्ट्री समझानी है, बिल्कुल उसका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो आप क्या करेंगे ऐसे स्टूडेंट के लिए? जी सर, अगर सर मैं देखूंगा पहले तो सर उसकी पीकेटी, डेट इज प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, मैं उस अपनी बातों से या उनसे कुछ क्वेश्चनिंग करके ये देखूंगा सर उनका लेवल कहाँ तक, उन्होंने कहाँ तक सीखा है। इसमें मैं दो चीजें कर सकता हूँ सर, एक तो मैं जब मैं 12th को पढ़ाऊंगा तो ये चीजें होती है सर कि 9-10 के कॉन्सेप्ट से सर वो रिपीट होते हैं 12th में, जो उसको लेवल बढ़ाया जाता है, तो सर मैं ये उनको कनेक्ट करके पढ़ा सकता हूँ कि ये आपने 9th में ही पढ़ा था। और नहीं, उसके जैसे साथ उसको साथ मैं ये भी एट कर एट सकता हूँ। नाइन टेंथ की केमिस्ट्री के बेसिक्स क्लियर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे को यही नहीं पता कि सल्फेट क्या होता है, तो वो जैसे जी सर। सोडियम सल्फेट अगर आप बोल रहे हैं क्लास में, तो उसको ये नहीं पता कि ये फार्मूला बना कैसे है, तो फिर आप उस जी जी। बच्चे को जिसको यही नहीं पता कि ये फार्मूले कैसे बन रहे हैं, ये बॉन्डिंग क्या है, आयोनिक बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, तो आप उस बच्चे को 12th की केमिस्ट्री में या उसकी केमिस्ट्री नॉलेज को कैसे इंक्रीज करेंगे? जी सर, सबसे पहले सर उसको मैं उससे कनेक्ट करके उसको एक्स्ट्रा टाइम देने की कोशिश करूंगा सर, जिससे क्या हो कि मैं उसके बेसिक्स, जैसे सर फॉर एग्जांपल 1 से 20 तक, पहले पहले तो एलिमेंट्स के बारे में बताया जाए सर, कि ये एलिमेंट है, इसको ऑक्सीजन कहते हैं, इसको नाइट्रोजन कहते हैं, क्या एन आप उसको नाइट्रोजन सर 8th या 3। 9th क्लास का भी टीच करेंगे एक्स्ट्रा टाइम में? सर बेसिकली फुल सिलेबस तो मैं नहीं कहूंगा, बट मैं उन चीजों पे ध्यान दूंगा सर जो नेसेसरी है, और जहां से उसका लेवल उठाया जा सके सर, तो मैं उन चीजों पे काम करने की कोशिश करूंगा सर। आप क्लास के दौरान पढ़ा रहे हैं और एक बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसको सब कुछ समझ में आ रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो अब आपकी क्या क्लास मैनेजमेंट रहेगी इसको लेके? जी सर। सर जिसको समझ में आ रहा है सर, वो अच्छी बात है सर, वो उसको उनका जो पढ़ने का समझने का लेवल थोड़ा ज्यादा हो सकता है सर, तो उनके लिए तो मैं सर कुछ एक्स्ट्रा काम दे सकते हैं सर, कि आप इन चीजों को सॉल्व करो, अगर आपने ये क्वेश्चन ये समझ लिए हैं। और जिनको समझ में नहीं आया सर, तो मैं उनको उनको तो मैंने काम दे के बिजी कर दिया सर एक तरीके, ताकि वो अपनी उस जो एक्स्ट्रा लेवल ऑफ थिंकिंग और वहां यूज कर सके। और जो दूसरे स्टूडेंट्स है सर, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को दोबारा बताऊंगा, कंसेप्चुअली उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगा सर। आरटीई के बारे में बताइए, आरटीई क्या होता है, कब आया था? जी सर। सर आरटी राइट टू एजुकेशन होता है सर, और ये 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट 1 अप्रैल 2010 को सर इसको फील्ड पे उतारा गया या इम्प्लीमेंट किया गया था एजुकेशन सिस्टम में। और सर ये राइट टू एजुकेशन कहता है सर कि सबको समान शिक्षा और सबको सबका अधिकार है सर। और इसमें सर क्या होता है कि अगर कोई 14 साल तक, 6 से 14 साल तक कोई बच्चा है सर, उसको सब बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर कोई एज के हिसाब से इसमें कोई ड्रॉप आउट कर जाए, तो उसको एज के अकॉर्डिंग उस क्लास में सर दाखिला दिलवाया जा सकता है। ओके। एस सी आर टी के बारे में बताइए, एस सी आर टी क्या होता है? जी सर। सर SCRT की फुल फॉर्म है सर स्कूल स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हरियाणा में कहाँ पे लोकेटेड है एस सी आर टी? जी सर। सर ये गुरुग्राम में लोकेटेड है सर। क्या आपने साथी पोर्टल के बारे में सुना है? सॉरी सर, इसके बारे में सर अभी ध्यान नहीं आ रहा सर मुझे। ओके। अब मुझे एनईपी के बारे में बताइए, एनईपी में 5+3+3+4 का कंसेप्ट आया है, तो इसमें जो 5+3+3 थ्री के बारे में आपको बताना है, थर्ड नंबर पे जो थ्री जी आ रहा सर। जी सर, एनईपी सर, सबसे पहले एनईपी 2020, एनईपी स्टैंड्स फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सर। और 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट है, जो पहले 5 है सर,
वो बेसिक एजुकेशन जिसमें पहले 3 साल बाल वाटिका और फिर फर्स्ट और सेकंड क्लास इंट्रोड्यूस करी जाती है सर। इसमें कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता, प्ले वे मेथड, खेल खेल में सीखना हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। जिसके बाद सेकंड मिडिल दूसरी स्टेज आती है सर, प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं हम जिसको, जिसमें सर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास आती है। उसके बाद सर मिडिल स्टेज आती है जिसमें सिक्स सेवन्थ और एट्थ क्लास होती है सर। यहाँ पे हम कोडिंग, बच्चों को सिक्स क्लास से कोडिंग सिखाना, कंप्यूटर का ज्ञान देना, ये चीजें सिखाना स्टार्ट कर देते हैं सर। क्या आपने अभी जो बीएड की है, बीएड की पढ़ाई की है, क्या आप कॉलेज जाते थे? जी सर। क्या टाइमिंग रहती थी कॉलेज की? सर कॉलेज की सर 9 to 3:30 तक रहती सर। वो थोड़ा बहुत क्लासेस सर, एक क्लास पहले एक क्लास बाद में, वैसे सर वो होता था। क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके बीएड में? सर फर्स्ट ईयर में सर हमारे जैसे दो तो हमारे सर मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस के सब्जेक्ट जो हमारे उससे उसके कोर्स से उसके रिलेटेड अलावा थे उसके सर। अलावा और बताइए। जी उसके अलावा सर एक कंटेम्प्रेरी इंडिया था सर, और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का चीज वो पढ़ाते थे सर, उसके बारे में बुक थी। और एक और थी सर, उसके बारे में भी ध्यान नहीं आ रहा। हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर श्री महिपाल डांडा जी सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी विधानसभा क्षेत्र है उनका? सर ये पानीपत ग्रामीण से निर्वाचित होके विधानसभा में आए सर। अभी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है सेंटर में? सेंटर में सर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में सर नहीं पता मुझे। टीचर्स डे कब मनाया जाता है? सर 5 सितंबर को सर। किसको लेके ये टीचर्स डे इस दिन को मनाया जाता है? कोई शख्सियत हो सर ऐसी? श्री श्री राधा कृष्ण वल्लभ, श्री राधा कृष्ण कौन यस थे वो, सर। उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर वो हमारे सर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे सर। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ओके। सर वो 1947 से उसी मतलब 50 उसी दौरान थे सर। एग्जैक्टली नहीं ध्यान आ रहा। ओके। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में आप कोई भी एक टॉपिक मुझे 2 मिनट में एक्सप्लेन करके दिखाइए। जी सर, बोर्ड है मेरे पास, बोर्ड पे करूं या ऐसे ही वर्बली बताऊं? वर्बली बताइए। जी सर। सर मैं अब मुझे सीएफटी ई के बारे ए में। एन रूल के बारे में बताइए। जी सर। ई सर ए। ई एन स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हम्म। सर इसमें क्या होता है कि हम इसमें मेटल और हमारे पास लिगेंड्स होते हैं सर, उसमें हम इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट 36 होने चाहिए सर, तो ये स्टेबिलिटी को शो करते हैं सर। तो जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल को एक कंपाउंड ले लूं सर, जिसका मान लो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो 36 हो, तो वो स्टेबल होता है सर। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो सर मैं कोबाल्ट का हम कॉम्प्लेक्स उठा सकते हैं सर, COCl6। तो इसके इलेक्ट्रॉन 6 दूनी 12 और कोबाल्ट के 27 होते हैं सी सर। ओ सी तो एल सिक्स आपने बोला, COCl6। जी ये सर। क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है? नहीं सर, मैं अभी चार्ज भी कैलकुलेट कर रहा था सर वो उसके हाँ, हिसाब से। कीजिए कीजिए कीजिए। जी तो मतलब सर 6 दूनी 12, 12 और 27, 39 +3 सर, कंपाउंड के ऊपर +3 चार्ज। हम्म। अगर कहीं पे कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज है तो आप उसको ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? ऐड करेंगे सर। नहीं ऐड नहीं, करेंगे। वो सर हम मेटल के देखेंगे सर, अगर पॉजिटिव है तो घटा देंगे सर, निगेटिव है तो ऐड कर देंगे। मेटल के ऊपर चार्ज देखेंगे या पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज देखेंगे? सर कॉम्प्लेक्स के ऊपर देखेंगे सर। मेटल के ऊपर नहीं देखेंगे, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देखेंगे। मेटल का सर जितना एटॉमिक नंबर है सर, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे सर। तो मेटल की ऑक्सीडेशन मान स्टेट का कोई रोल नहीं है EN रूल में? सर जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है सर, जैसे उसका जो एटॉमिक नंबर है सर, और प्लस में लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स और जो चार्ज है सर कॉम्प्लेक्स पे। नहीं सर, मेटल, सॉरी सॉरी, मेटल का चार्ज देखेंगे सर, कॉम्प्लेक्स का नहीं देखेंगे सर, मेटल का चार्ज देखेंगे। मेटल का चार्ज देखेंगे, ठीक है। आप मुझे, जी सर, और होल NaCN पे है, क्या आएगा जो NaCN मैंने एग्जांपल दी थी। सोडियम साइनाइड NaCN, क्या ये एक जी सर। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है? नो सर। क्यों नहीं है? सर इसमें सर ये आयनिक कंपाउंड हो गया सर, और तो क्या अ, आयनिक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं हो सकते? नहीं हो तो सकते सर, मेटल अल्कली मेटल है सर, अल्कली मेटल वाले नहीं होते सर ऑर्गेनोमेटालिक। RMgX, क्या ये होता है सर ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है? ये तो होता है सर। तो क्या ये अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है इसमें? है अल्कली अर्थ मेटल है सर, सॉरी इसके बारे में सर नहीं, क्लियर नहीं है सर। तो NaCN ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं होता।
और ठीक है, पाई सेप्टर लिगेंड के बारे में आप मुझे बताइए। पाई जी सर, पाई सेप्टर लिगेंड सर, फॉर एग्जांपल मैं सीओ एनओ इनकी बात करूं सर, ये पाई सेप्टर लिगेंड्स होते हैं। और इनके पास सर एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें सर सिनर्जिक बॉन्डिंग कह सकते हैं, मेटल से बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं सर, मुझे वो कैसे पता पाई। लगेगा कि कोई लिगेंड पाई सेप्टर लिगेंड है? सर अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बोनिल की बात करूं सर, सीओ, तो हम्म। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सर मल्टीपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सर इसकी एंटी भी होगी, जो पाई स्टार बोल सकते हैं हम, वो ऑर्बिटल ओके। खाली होगी सर। तो वो जो पी आर इलेक्ट्रॉन्स थ्री है पी मेटल आर थ्री पहले सिग्मा बॉन्डिंग पी होगी। आर थ्री फॉस्फोरस एंड 3 अल्काइल लगे हुए हैं, तो क्या ये पाई सेप्टर लिगेंड होता है? जी सर, पाई सेप्टर है सर ये। यहाँ पे तो कोई मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, ये ऑर्बिटल खाली ना सर, फास्फोरस की डी वाली। कौन सा ऑर्बिटल खाली है फास्फोरस का? डी ऑर्बिटल खाली है सर। डी ऑर्बिटल खाली है, और इस वजह से वो पाई सेप्टर लिगेंड है। सिग्मा स्टार भी तो खाली है सर इसकी, जो सिग्मा स्टार, फास्फोरस और सिग्मा स्टार लिगेंड के क्या साथ। होता है? सिग्मा स्टार सर, जैसे एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक एंटी बॉन्डिंग, तो इसमें सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है सर, वो खाली है सर। ये कैसे बनते हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैसे बनते हैं? सर बॉन्डिंग वेव फंक्शन होता है सर, जब वो इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस करते हैं सर, अगर क्रेस्ट क्रेस्ट पे आएगा, ट्रो ट्रो पे आएगा सर, फिर उससे हमारा बॉन्डिंग बनेगा, और जब अपोजिटली सर वो करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो सर फिर हमारा एंटी बॉन्डिंग बनेगा सर। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है K2 N, K2 ∩NiF6। यहाँ पे मुझे इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में आप बताइए। के टू सर ये एन आई डायमैग्नेटिक एफ होगा सर। सिक्स ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक होगा? डायमैग्नेटिक होगा सर। क्यों? सर क्योंकि निकल के ऊपर +4 चार्ज है सर, हम्म। और फिर हाईली जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा होगा सर, और फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है सर, वीबीटी से अगर मैं इसको देखूंगा, तो हम्म। इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे सर, और फिर ये डायमैग्नेटिक हमें निकल करेक्टर प्लस मिलेगा। फोर निकल प्लस फोर अगर है, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? निकल +4 है सर, तो इसमें होंगे सर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 के 6 यहाँ पे पेयर हो जाएंगे, आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जी सर। ऐसा देखा जाता है कि फ्लोरीन तो वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो वो कैसे पेयरिंग करवाएगा? सर वीक फील्ड लिगेंड तो होता है सर, बट जो जेड इफेक्टिव सर काफी इसमें ज्यादा होता है सर, जेड और फिर इफेक्टिव क्या इनर होता है? ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जेड इफेक्टिव होता है सर, जो न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन होता है सर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के लिए सर, और माइनस में जो सर शील्डिंग इफेक्ट होता है सर, वो जेड इफेक्टिव होता है, अगर जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की का वजह से। अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर न्यूक्लियस का ज्यादा जी अट्रैक्शन, आप जैसे बता रहे हैं कि जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो इससे उसकी फील्ड स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ रहा है? कैसे उस जेड इफेक्टिव की वजह से ये कैसे पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक हो रहा है? सर वो इलेक्ट्रॉन्स को काफी, अगर हाई जेड इफेक्टिव है सर, तो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन काफी हाईली वो कर सकता है सर, वो अट्रैक्ट कर सकता है उसको। हम्म। और वो सर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या किसी लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? सर करेगा तो दोनों को ही सर, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाएगी अगर हाई चार्ज इफेक्टिव होगा सर उसके पास, और लिगेंड उसको अप्रोच करेगा सर, सब तो एक फर्स्ट प्राइमरी इंटरेक्शन होती है सर, जो लिगेंड वो भी होगी सर अगर हाई जेड इफेक्टिव होता है सर। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन कीजिए, उनका ऑर्डर बताइए, स्प्लिटिंग का ऑर्डर। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। सी, जी सीएफटी के हिसाब से सर। यस। जी सर, सबसे नीचे सर होंगे डी एक्स जेड और डी वाई जेड ऑर्बिटल्स, फिर उसके ऊपर डी जेड स्केयर, फिर उसके ऊपर डी एक्स वाई, फिर उसके ऊपर डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर सर। अच्छा, तो किस तरीके से एक्सप्लेन की जाती है स्प्लिटिंग? क्यों होती है स्प्लिटिंग, क्यों होती है ऑर्बिटल्स में? जी सर। सर एक्चुअली तब क्या होता है सर, कि हमारे पास एक मेटल कॉम्प्लेक्स है सर, तो मेटल है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो लीगेंड्स है सर, उसको अप्रोच करेंगे। अप्रोच अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं सर ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करूं, तो मैं एक क्यूबॉइडल मान लेता हूं सर, उसके बीच में हमारा मेटल प्रेजेंट है, 6 साइड्स है सर। तो यहाँ पे क्या होता है सर, साइड से जो लिगेंड्स है वो अप्रोच करते हैं मेटल को सर, तो यहाँ पे दो चीजें आती है सर, एक नियर फील्ड एक फार फील्ड। पहले फार फील्ड आएगी सर, उसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियर चार्ज है मेटल का, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब वो पास में आएंगे सर, तो फिर एक सेकेंडरी जो नियर फील्ड है सर, वो काम करेगा, जो डी के ऑर्बिटल्स हैं सर, वो लिगेंड्स के क्योंकि उस पे निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको रिपेल करेगा सर। फिर उसकी वजह से सर क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं हमारे पास डी के सर, डी एक्स वाई डी वाई
और डी वाई जेड, और तीनों सर इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। और जो दो हैं डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जेड स्केयर, वो सर अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो दोनों का ना रिपल्शन अलग अलग फेस करेंगे सर, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग होगी। आप स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपने एक जी। कंसेप्ट पढ़ाया, और जैसे आप कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, जैसे ही आपने पूरी थ्योरी एक्सप्लेन की, उसके बाद एकदम से आपने देखा कि 4-5 एक्सेप्शन आ गए हैं। ऐसे ऐसे जब आप लगातार एक महीने पढ़ा रहे हैं, तो लगभग 50 के करीब एक्सेप्शन वहां पे क्रिएट हो गए हैं, आ गए हैं अभी तक। तो बच्चे इसको लेके बड़े परेशान हो गए। पहले आप कुछ पढ़ाते हैं, बाद में ये एक्सेप्शन ले आते हैं, फिर कोई नई कहानी बनाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे टैकल करेंगे? ये जो एक डिफिकल्टी लेवल आ गया है, इससे बच्चों का केमिस्ट्री से इंटरेस्ट हट रहा है, उनका इंटरेस्ट बना रहे, आप क्या ऐसा करेंगे कि जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे? जी सर। सर पहले तो सर मैं एक्सेप्शन नहीं बोलना चाहूंगा सर इसको, क्योंकि सर एक्सेप्शन वो होता है सर कि कोई हमारे कॉन्सेप्ट से हट के कोई चीज आ गई और हमारे पास उसका एक्सप्लेनेशन ना हो। ठीक है सर। तो मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीजें देखो होता ऐसे है कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पे ये चीज एक्ट कर रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, वहां पे ये चीज नहीं लग रही थी इसलिए ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है। और एक्सेप्शन का सर ऐसा नहीं है, या मैं बोलूँ कॉन्सेप्ट से हटके, कि बहुत ज्यादा होती है सर। हमारी केमिस्ट्री सर काफी मोलिकुलर लेवल पे होती है, जिसको हम नेक डाई से नहीं देख सकते सर। तो इसलिए पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं सर, उसके बाद थ्योरी दी जाती है कि यहाँ पे इसलिए ये चीज हुई। तो सर वो उनको मैं समझाऊंगा, देखो कितनी अच्छी चीज है, कितनी बेस्ट चीज है कि हम देख नहीं सकते फिर भी हम चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये फिजिक्स की तरह तो है नहीं सर, जैसे मैक्रो लेवल पे काम करते सर, अगर बॉल को हवा से नीचे गिरा दे तो हमें दिख रही है, बट केमिस्ट्री में ऐसी चीज नहीं होती सर। तो मैं इस तरीके से उनका कॉन्सेप्ट में सर इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। इससे अभी हाल में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे थे, जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अभी रिसेंटली एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, वहां पे ऐसा डाटा शो किया गया है कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो इंडक्ट जो अल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करते। तो ये तो जो हम लगातार 20 साल से पढ़ते आ रहे थे, और एकदम से ये चीज आना, तो इसको आप कैसे समझते हैं? इस चीज को कैसे टैकल करेंगे अगर बच्चा यही क्वेश्चन आपसे पूछता है? सर एक्चुअली इस रिसर्च पेपर के बारे में सर मैंने पढ़ा नहीं है सर। तो एक बार मैं सर इसको खुद डिटेल में पढ़ूंगा कि इसके क्या कांड रहे और अब की क्या चीजें हैं कि ऐसे मतलब माइनस आई या प्लस आई जो शो करने लग गया है। तो फिर मैं उसके बाद सर एक्सप्लेन कर सकता हूँ बच्चों को। आप मिनिमम कितने कार्बन का अल्केन स्ट्रक्चरल आइसोमर शो कर सकता है? मिनिमम सर 5 का सर, जिसमें नियो पेंटेन बनता है सर। क्या ब्यूटेन स्ट्रक्चरल आइसोमर शो नहीं करता? करता है सर। सर मैंने अच्छा, हाँ वो तो ब्यूटेन के हाँ कितने सर। स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं? ब्यूटेन की सर हम्म। सर एक बार बना के देख लो सर पेज पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बनाइए। 2 ही है सर। 2 ही होते हैं? कौन कौन से? जी सर। सर एक तो एन ब्यूटेन ही होगा सर, और हम्म। एक आइसोब्यूटेन होगा सर। ओके, तो ये दोनों आइसोमर है? जी। जी सर। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए सर, ये क्योंकि स्ट्रक्चरल कार्बन कार्बन आइसोमर की हो सर। गए। आइसोमर क्या होते हैं? सर आइसोमर आर द स्पीसीज सर विच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला, बट देयर अरेंजमेंट और देयर बॉन्डिंग विद द बॉन्डिंग अलग अलग होती है सर उसमें। बॉन्डिंग अलग अलग होती है, तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है आइसोमर्स की? फिजिकल प्रॉपर्टी यस सर। कोई एग्जांपल देके बताइए कि ये 2 कंपाउंड है और इनके ये मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, इनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। जी जैसे कि सर अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किए सर, ब्यूटेन एंड नियो ब्यूटेन, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन सर। तो इसमें सर बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं देखूं तो आइसोब्यूटेन का सर जो जो लीनियर ब्यूटेन ग्रुप है एन ब्यूटेन, उसका ज्यादा होगा सर एज कंपेयर टू आइसोब्यूटेन सर। क्यों? सर क्योंकि इसमें सर सर वो होता है इसमें मोलिकुलर अरेंजमेंट या पैकिंग का कह सकते हैं सर, क्योंकि इसमें लीनियरली है तो अच्छे से होगा, तो इसलिए सर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए सर इसका। ओके, आपने अलीन सिस्टम के बारे में सुना होगा। एलीन्स यस सर। एलिन्स की एलिन्स के बारे में बताइए कुछ भी।
सर एलीन्स, सर जैसे कि दो डबल बॉन्ड होते हैं सर, कॉन्जिक्यूटिव कह सकते हैं हम। दो डबल बॉन्ड होते हैं क्या, चार नहीं हो सकते अलीन सिस्टम में? नहीं हो सकते सर, मिनिमम कह रहा हूँ मैं कि जैसे एक तो हमारा सर एक डबल बॉन्ड होता है, तो उसको छोड़ के जब दो डबल बॉन्ड होते हैं सर, फिर मेरे उसको पास ब्यूटा 1,3 डाई इन है, क्या ये अलीन सिस्टम है? ब्यूटा 1,3 डाइईन। यस। नहीं सर, वो होने चाहिए सर साथ साथ में ही, साथ साथ में होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होने ओके चाहिए, ओके। एडजेसेंट। ओके ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा लीन सिस्टम है जहां पे लगातार 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, जी सर। तो अगर वहां पे टर्मिनल पोजीशंस, एक कार्बन पे जो दो ग्रुप लगे हुए हैं टर्मिनल कार्बन पे, वो ए नॉट इक्वल टू बी है और सी नॉट इक्वल टू डी है, तो ये किस टाइप का आइसोमर शो करेगा? सर एक सेकेंड। ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी नॉट और इक्वल टू सी। डी, मतलब एक कार्बन पे ए और बी लगे हुए हैं और एक तीसरे वाले कार्बन पे सी और डी लगे हुए हैं, ए बी के इक्वल नहीं है और सी डी के इक्वल नहीं है। मतलब चारों ग्रुप अलग अलग है सर। हाँ, चारों ग्रुप अलग अलग है। सर ये ई जेड शो कर सकते हैं सर, क्योंकि तीन डबल बॉन्ड को हम एक सिंगल बॉन्ड की तरह भी कंसीडर करके बना सकते हैं सर। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों ई एन होता जेड। है? ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि इनका प्लेन सेम हो जाता है सर। तो किसका प्लेन? जो सर फर्स्ट कार्बन और लास्ट वाला कार्बन है सर, उनका प्लेन सेम हो जाता है सर। अगर यहीं पे दो या दो चार डबल बॉन्ड होते तो क्या, तो कौन सा आइसोमर की पॉसिबिलिटी होती? तो सर ये जो लास्ट वाला सर जो है ना, वो एक ऐसे आ जाता है सर, फर्स्ट वाला और लास्ट हम्म। वाला कार्बन परपेंडिकुलर आ जाते हैं सर एक दूसरे के। तो मतलब ये और सर ये हो रहा है कि अगर ओड ओड नंबर ऑफ कार्बन के डबल बॉन्ड्स हैं तो वो वहां पे इजेड शो कर सकते हैं, एंड इवन है जी सर, वो तो, प्लेन में आ जाते हैं। इवन है तो वो आपका परपेंडिकुलर चले जा रहे हैं। जी अलीन सर। सिस्टम में, अलीन सिस्टम में जो बीच वाला कार्बन होता है, अगर हमारे पास 3 कार्बन है, यानी कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से कार्बन कार्बन, तो बीच वाला जो कार्बन, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? उसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कीजिए। सर बीच वाले कार्बन की सर एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगी सर, क्योंकि एसपी दो डबल हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड है सर। ओके। तो जी सर। अगर उसकी एसपी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी पूरी अलीन सिस्टम में एक कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड कार्बन है और फिर आपका ये है, और वहां पे ए बी लगा हुआ है, सी और डी, तो जो बीच वाला कार्बन वो किस तरीके से बॉन्डिंग करता है उसको एक्सप्लेन कीजिए। सर बीच वाला कार्बन सर पाई बॉन्डिंग करेगा सर। उसके दो पाई बॉन्ड होंगे सर, दो सिग्मा बॉन्ड होंगे हर जो एडजेसेंट कार्बन के साथ। जो एक सिग्मा सिग्मा और बॉन्ड एक बने पाई हैं, होगा। जो सिग्मा बॉन्ड बने हैं वो किस किस ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बने हैं? सर सिग्मा बॉन्ड सर एस ऑर्बिटल की वजह से सर। एस ऑर्बिटल। जी सर। और एस ऑर्बिटल अवेलेबल है अभी भी इसके पास, बीच वाले कार्बन के पास? आपने अभी थोड़ी सी देर पहले बोला था कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है एसपी, तो क्या एस ऑर्बिटल बचा हुआ उसके पास? सर एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन करके जो ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं सर, वो एसपी हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए हैं सर। हम्म। तो वो बॉन्डिंग करेंगे सर। किस वो जो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वो किस किस के बीच में बनाया? सर वो बनाया है सर, जो एसपी और sp2 सर। एसपी और sp2 के बीच में बना है सिग्मा बॉन्ड। जो साइड वाला सर, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है सर। साइड वाले की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है, तो पाई बॉन्ड किसके बीच में बना है? सर पाई बॉन्ड भी सर इन्हीं के बीच में, क्योंकि अगर हम वीबीटी से देखेंगे सर, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से सेम ये टाइप ऑफ उतनी ऑर्बिटल बताइए ऑर्बिटल्स मुझे, प्रोड्यूस। कौन से ऑर्बिटल? सर सॉरी सर, इसके बारे में सर अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ सर थोड़ा सा मैं। कैरोज एसिड होता है, कैरोज एसिड। कैरोज एसिड सर, हाँ हाँ, जी सर, जी सर। क्या क्या फार्मूला होता है कैरोज पर एसिड एसिड? सर H2SO5 होता है सर। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है यहाँ पे? सल्फर की सर +6 होती है सर। +6 होती है या +8 होती है? नहीं, +6 होती है सर। +8 क्यों नहीं होती? अगर फार्मूले से निकाल के देखें तो क्या निकलेगी?
सर फार्मूले से तो नहीं निकल, स्ट्रक्चर से हम देखेंगे ना सर, इसमें पर ऑक्सीजन का सर पर एसिड वाला है, तो यहाँ पे सर +6 ही होगी। अच्छा। और सल्फर सर +6 से वो भी नहीं करता सर, +6 मैक्सिमम शो करता ओके। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताइए, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? है। जी सर। सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सर, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, बट इन एलिमेंट्री रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं सर, इट इज रेज टू द सम ऑफ द, जैसे दो कंसंट्रेशन सर टर्म लाइक ए एंड बी, जो उसकी जो पावर में होगी सर, फॉर एग्जांपल स्मॉल ए और स्मॉल बी सर, उनका एडिशन A+B इज कॉल्ड द ऑर्डर, बट ए एंड बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली सर। मेरे पास दो मेटल्स हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है, एक ए और एक बी है। ए का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ए का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू +1। ओके। मेरे जी पास ए सर। मेटल है जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है +1, और एक मेरे पास बी मेटल है जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो है आपका +2। जी सर। तो बताइए इनमें से कौन बेटर? पहली बात तो ये बताइए, क्या मेटल का रिडक्शन हो सकता है? जी सर, हो सकता है सर। कैसे होगा? किसी एग्जांपल दीजिए, किसी किसी मेटल का रिडक्शन हुआ हो। सर जैसे अगर मैं आयरन की बात करूं सर, जो डी ब्लॉक के मेटल्स है सर, वो अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों शो कर सकते हैं। Fe3+ Fe2+ में जाऊं तो सर उसका रिडक्शन हो रहा है सर आयरन का। ओके। अब क्या है, ठीक है, इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। एक मेटल ए है जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1 है, और जिसका स्टैंडर्ड जी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2 है, बी बी वाली का 2 है और ए का 3 है। तो अब ये बताइए कि इनमें से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। यस। सर एक सेकेंड। ए और बी, ए और बी में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जी सर। जी सर। सर इसमें बी होगा सर। बी क्यों? सर क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सर अभी ज्यादा है, तो ये सर, या मैं बोल सकता हूँ रिडक्शन पोटेंशियल कम है सर। ठीक हम्म। है, तो ये हम्म। इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है सर। पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन कम है सर इसकी। हाँ, तो उसकी वजह से ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते जी हैं? सर। ए के कंपैरिजन में कह रहा हूँ सर मैं। एक ही कंपेरिजन में रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? सर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं सर जो दूसरे का रिडक्शन करवा दे या खुद का ऑक्सीडेशन कर ले सर। वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जी सर, दूसरे का रिडक्शन करवा दिए सर। ठीक है। मोल कंसेप्ट में आपने एक कंसेप्ट समझा हुआ लिमिटिंग रिएजेंट का। जी सर। कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को? जी सर। सर लाइक आई एम टेकिंग एन एग्जांपल एंड देयर इज अ रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी, और देन वी आर गेटिंग अ प्रोडक्ट सी। सो इसमें सर हम देखेंगे कि कौन पहले खत्म हो रहा है सर रिएक्शन में। जो पहले खत्म हो रहा है सर, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, और कैसे उसके पता? हिसाब से सर रिएक्शन वहीं तक होगी। कैसे पता लगेगा पहले कौन खत्म हो रहा है? जी सर, हम रिएक्शन करवाएंगे सर। फॉर एग्जांपल मैं 1 मोल ले रहा हूं, अगर मैं सर N2+H2 जो हमारा अमोनिया बनाता है सर, उसके हिसाब से लूंगा मैं। तो मोल्स के हिसाब से देख लेंगे सर, जिसके मोल बच